नमस्ते एवरीवन। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि डिफरेंट नेचर्स हैं, इसलिए सब लोग डिफरेंटली सोचते हैं। ये बहुत बड़ा अनरियलिस्टिक बिलीफ है कि सब एक जैसा सोचें और सब एक जैसा करें। तो आज हम जानना चाहते हैं कि क्या डिफरेंट नेचर्स हैं, क्यों डिफरेंट हैं हम सब। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं डॉक्टर महेश परीख से। सर, आपने पिछली बार बताया था लोगों की डिफरेंट नेचर है, इसलिए वो डिफरेंटली सोचते हैं। तो ये पहले तो बताइए कि नेचर डिफरेंट क्यों है और क्या क्या डिफरेंट नेचर्स हैं, किस लेवल पे हम लोग उनको डिफरेंटली देख सकते हैं। जी। तो आगे हमने देखा था कि हर एक व्यक्ति के दो पहलू है, एक उसका जन्मजात स्वभाव और दूसरी उसकी मान्यताएं। जी। ये जो स्वभाव है वो 3 लेवल पे है, शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व। ओके। और तीनों लेवल पे सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं। जी। तो पहले शारीरिक लेवल ले लेते हैं। तो एक तो पहले मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्वभाव डिफरेंट है, लोगों के शरीर भी डिफरेंट हैं, लोगों के मन भी डिफरेंट हैं और लोगों की पर्सनालिटीज़ भी डिफरेंट हैं। तो 3 लेवल पे डिफरेंसेस हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फिजिकल डिफरेंसेस के। जी सर। तो सबके बॉडी स्ट्रक्चर्स भिन्न भिन्न हैं। जी। लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं और बाकी के सब इसके मिश्रण से होते हैं। ओके। तो ये 3 प्रकार कौन से हैं? तो एक है एक्टोमॉर्फिक स्ट्रक्चर। एक्टोमॉर्फिक स्ट्रक्चर। ओके। जिसको आयुर्वेद में कहते हैं वात प्रकृति। वात प्रकृति। जी जी, ये आयुर्वेदा में बताया जाता है। जी। दूसरा है मीजोमॉर्फिक स्ट्रक्चर। मीजोमॉर्फिक स्ट्रक्चर। ओके। जिसको आयुर्वेद में कहते हैं पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति। जी। और तीसरा है एंडोमॉर्फिक स्ट्रक्चर। एंडोमॉर्फिक स्ट्रक्चर। जिसको आयुर्वेद में कहते हैं कफ प्रकृति। कफ प्रकृति। तो वात, पित्त और कफ प्रकृति ये तीनों फिजिकल डिफरेंसेस हैं। हाँ जी। तो इनके बारे में थोड़ा बताएंगे सर कि हाँ। जैसे वात प्रकृति है उसमें कैसे दिखते हैं लोग। जी। ये लोग दुबले पतले होते हैं। जी। उनके हड्डियाँ दिखती है, गाल की हड्डी, गले की हड्डी, छाती की हड्डी। अच्छा। जैसे जॉनी वॉकर है, जी। ईशान शर्मा है, जी। पीटी उषा है। जी। ये सब एक्टोमॉर्फिक स्ट्रक्चर है। तो जो वात प्रकृति के लोग हैं वो पतले दिखते हैं, उनकी हड्डियां दिखाई देती हैं और वो यूजुअली पतले और लंबे होते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि हम कंपेयर करते हैं। जो मोटे लोग हैं वो सोचते हैं कि सभी पतले हो जाएं और वैसे ही दिखने लगें। तो ये तो हमारा फिजिकल डिफरेंस जन्मजात ही है। ओके। तो वात प्रकृति को हमने समझा। अब आगे देखते हैं पित्त प्रकृति के लोग कैसे हैं। ये लोग मस्कुलर दिखते हैं। मस्कुलर होते हैं। ओके। जो कफ प्रकृति है वो गोल मटोल होते हैं। कफ प्रकृति वाले गोल मटोल, मोटे ताजे, हमारे जैसे। तो अभी हम ये कंपेयर नहीं कर सकते कि हम पतले क्यों नहीं हैं, क्योंकि हम पैदा ही कफ प्रकृति में हुए हैं। तो हमें कोई पश्चाताप नहीं होना चाहिए और कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए कि हम ऐसे क्यों हैं, क्योंकि जन्मजात ये स्वभाव है। तो फिजिकल लेवल पे आपने 3 प्रकृतियां बताई, वात, पित्त और कफ, जिसमें एक में लोग थोड़े मोटे होते हैं, गोल मटोल होते हैं, दूसरे में मस्कुलर होते हैं और तीसरे में पतले होते हैं और लंबे होते हैं। अब ये तीनों में से बढ़िया कौन सा है, घटिया कौन सा है? कोई भी नहीं, सब। हाँ। हाँ। लेकिन सबकी अलग अलग पसंद है। जी। जैसे ज़्यादातर जो गोल मटोल है, खासकर महिलाएं, वो दुबले पतले होना चाहते हैं या फिर मस्कुलर बनना चाहते हैं। जी। और उसके लिए खूब डाइटिंग करेंगे। जी। इतनी हद तक कि उनको चक्कर आने लगेंगे, क्योंकि वो ब्लड शुगर कम हो जाता है। जी। जी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ बाप, खास करके माँ कहती है अगर बेटा एक्टोमॉर्फिक स्ट्रक्चर का है तो कितना दुबला पतला है। जी। तो उसको खूब खिलाते हैं। हाँ, उसके लिए वास्ते खूब खिलाते हैं। जी। तो इसको एक टोन डेवलप होगी, लेकिन वो स्ट्रक्चर बदलेगा नहीं। जी। जी। यानी हम क्या करते हैं कि हमारे शारीरिक स्वभाव को हमारी मर्जी के मुताबिक बदलना चाहते हैं। ये बदलाव शक्य नहीं है। जी। तो ये तो बहुत बड़ी एक अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि हम लोग तो अपने गिल्ट में ही चले जाते हैं, शेम में चले जाते हैं। जैसे आपने बताया कि जो लड़कियां हैं वो पतला होना चाहती हैं, चाहे उनका कफ प्रकृति है, लेकिन
वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाती हैं और बहुत दुखी रहने लगती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं, ये सोचकर कि इतनी डाइटिंग के बावजूद भी उनका जो शरीर है वो वैसा नहीं दिख रहा है जैसा वो चाहती हैं। तो इस बात को समझिए कि जैसे शरीर के साथ या जैसे फिज़िकल बॉडी के साथ आप पैदा हुए हैं, उसका स्वभाव आप नहीं बदल सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इस शर्म से, इस गिल्ट से और इस शेम से बाहर आएं और हम अपने शरीर को जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करें। तो सर फिर डाइट और एक्सरसाइज का कोई मीनिंग नहीं है, हम जैसा शरीर है उसको वैसे ही है ना, वो काम आता है मोटापे में। जी। अब बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप मोटापा, ओबेसिटी से पीड़ित है, मतलब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए हमें एक्सरसाइज और डाइट करनी चाहिए। जी। अब जो दुबला पतला लंबा है उसको तोन डेवलप होती है तो वो उसका मोटापा है। जी जी वो दूर हो सकता है। जी जी। तीनों स्वभाव की अपनी अपनी बीमारियां हैं। जी। जैसे जो एक्टोमॉर्फी है उसको संधिवा होता है, आर्थराइटिस। अच्छा। जो मांसल है, मस्कुलर है, उसको पेप्टिक अल्सर और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। जी। जो गोल मटोल है उनको डायबिटीज होता है। जी। माने इनमें से कोई अच्छा या बुरा नहीं है, सबकी अपनी अपनी बीमारियां हैं। जी, वेरी ट्रू। और सबको अपने अपने तरीके से देखभाल करनी है, अपनी अपनी तरीके की बीमारियों को समझना है और अपने शरीर को समझना भी है और एक्सेप्ट भी करना है। तो ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो आप परेशान होने वाले। जी। जैसे मेरा एक मरीज एक्टोमॉर्फिक स्ट्रक्चर का था। जी। उसको अपने आप पे बहुत शर्म आती थी, क्योंकि वो मानता था ये बहुत अगली है। अच्छा। वो इतना सेल्फ कॉन्शियस था कि जब स्कूल में भी पढ़ता था तब लास्ट बेंच पे बैठता ताकि उसको कोई देखे नहीं। अच्छा। और जब वो बड़ा हुआ तब लूज कपड़े पहनता था, कुर्ता पायजामा, ताकि उसका कद्रूपापन ढका रहे। दूसरा एक मरीज इसी प्रकार का था, उसको अपने आप पे बहुत गर्व था कि देखो मुझे वजन बढ़ने का या घटने का प्रॉब्लम ही नहीं। जी। अब दोनों ही गलत है। जी। शर्म भी गलत है, गर्व भी गलत है। जी। क्योंकि न तो ये अच्छा है न ये बुरा है। जी। ये जो है सो है, और That is- जैसा है वैसे स्वीकार करो। सो दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग, दैट जो है सो है, जैसा है उसको स्वीकार करो। तो ये तो हुआ फिजिकल लेवल पे जो हमारे डिफरेंसेस हैं। अब हम चलते हैं मेंटल लेवल पर, क्या क्या डिफरेंसेस हमारे स्वभाव में हैं। जी। तो मानसिक स्तर पे हम में 5 काबिलियत हैं, 5 फैकल्टीज हैं। जी। कम्युनिकेटिव यानी संदेशवाहक, सेंशियंट यानी हमारी जो फीलिंग बताती है। तीसरा है रिटेंटिव फैकल्टी जो हमारी स्मरण शक्ति है। चौथी है रैशनल फैकल्टी जिससे हम विचार कर सकते हैं, जिससे हम निर्णय ले सकते हैं। और पांचवी है कोग्निटिव फैकल्टी जिससे हम कुछ क्रिया कर सकते हैं। ओके। तो मेंटल नेचर में बताया सर ने कि हमारी 5 फैकल्टीज़ हैं। ये 5 कैपेसिटीज़ हैं हमारी मेंटल कैपेसिटीज़ जिनको बोला जाएगा। एक है कम्युनिकेटिव, दूसरी है सेंशियंट, तीसरी है रिटेंटिव, चौथी है रैशनल, पांचवी है कॉग्निटिव। तो ये 5 कैपेसिटीज़ हम सबके पास होती हैं। एक उदाहरण दूं तो समझो कोई व्यक्ति रास्ते पे चल रहा है और वो सोच में डूबा हुआ है, इसलिए देख नहीं रहा है कहाँ चल रहा है, और उसको ठोकर लगती है। जी। अब ठोकर लगी तो उसको दर्द होगा, तो सेंशियंट फैकल्टी काम में आ गई। जी। अब वो आंखें खुली रख के चलेगा, जी। तो कम्युनिकेटिव फैकल्टी काम में आ गई। जी। ये जो हादसा हुआ उसकी मेमोरी में दर्ज हो गया। रिटेंटिव। अभी थोड़े कदम आगे गया तो आंखों ने रिपोर्ट किया कि अभी एक बड़ा पत्थर है रास्ते में, और मेमोरी अलर्ट करती है कि अभी बहुत बुरा अनुभव हुआ, ज़रा संभल जाओ। जी। अब क्या करना है, तो अब रैशनल फैकल्टी काम में आई कि परिस्थिति कैसी है उसके आधार पे क्या करना है। अगर पत्थर छोटा है तो उस पर कूद जाओ, अगर बड़ा है तो उसके बगल से निकल जाओ। जी। तो उसने तो निर्णय दे दिया, जी। उसका अमल कौन करेगा, तो कॉग्निटिव फैकल्टी। जी। माने इस छोटे से काम में 5 फैकल्टी काम में आ गई। तो 5 फैकल्टीज, इसका मतलब सारा दिन हमारे काम में आती है। यदि एक पत्थर के इंसिडेंट से हमारी 5 जो
कैपेसिटीज़ हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, तो हमारे जीवन में एवरी मोमेंट हम ये पांचों कैपेसिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं। जी, तो इसमें हमारे डिफरेंसेस कहाँ कहाँ आते हैं? ये है उसकी कौन सी फैकल्टी पावरफुल है। अच्छा, डोमिनेटिंग फैकल्टी। माने पांचों फैकल्टी के स्ट्रेंथ एक सरीका नहीं होता है, सभी बलवान नहीं होती है, कोई ज़्यादा होती है, कम होती है जी। और उसके मुताबिक हमारी अलग अलग काबिलियत होती है जी। जैसे जो कम्युनिकेटिव फैकल्टी में स्ट्रांग है उसको बोलना, लिखना, सुनना, गाना, पढ़ना ये सब अच्छा लगेगा जी। ये अच्छे पत्रकार बनेंगे जी। ये अच्छे लेखक बनेंगे जी। ये अच्छे वक्ता बनेंगे। जी। तो ये कम्युनिकेटिव फैकल्टी में हो। जी। जो सेंशियंट फैकल्टी वाले हैं वो लागणी प्रधान है, वो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, वो ज़्यादा कलात्मक होते हैं, आर्टिस्टिक कैपेसिटी, एस्थेटिक टेस्ट उसमें ज़्यादा है। जी। जैसे गाना है, डांस है, ड्रामा है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, ये इनको भाएगा। जी। ये अच्छे आर्टिस्ट बनते हैं, अच्छे परफॉर्मर्स बनते हैं। जी। जी। जिसकी रिटेंटिव फैकल्टी स्ट्रांग है वो पढ़ाई लिखाई में अव्वल है, जी। उसको एकेडमिक ओरिएंटेशन है, ओके। उसको खूब पढ़ना अच्छा लगता है। जी। तो जो रिटेंटिव फैकल्टी वाले हैं वो पढ़ने और पढ़ाने में बहुत अच्छे रहते हैं। होते हैं। जी। जी। जो रैशनल फैकल्टी वाले हैं वो विचारशील है। अच्छा। दे वांट टू नो द हाउ एंड व्हाई ऑफ एवरीथिंग। अच्छा। ये अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे, ओके। अच्छे रिसर्चर्स बनेंगे, ठीक। अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं। जी। और जो कॉग्निटिव फैकल्टी वाले हैं वो क्रियाशील ज़्यादा है। अच्छा। उनकी फेवरेट हॉबी होती है खेल कूद, ट्रैवलिंग, मुसाफरी। तो स्पोर्ट्स पीपल इसमें आते हैं। इसमें आएंगे। अब ये पांचों में से कौन सी बढ़िया है, कौन सी घटिया है? सब अच्छी। सब अच्छी है, लेकिन हमारा बायस होता है। माँ बाप हमेशा ये चाहते हैं कि बेटा पढ़ाई लिखा में अव्वल आए। उसकी काबिलियत अगर गाने बजाने में है या खेल कूद में है तो पढ़ाई में वो होशियार नहीं होगा। जी। जी। तो उसकी जो कमजोरी है उस पर ध्यान न देके उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको विकसाने की कोशिश कीजिए। जी। कई माँ बाप उल्टा सोचते हैं हाँ। कि पढ़ लिख के क्या करना है, दुकान में बैठना है तो अभी से आ जाओ। दोनों ही गलत है। जी। दोनों ही अपनी मनमानी बच्चों पे ठोप रहे हैं। जी। सही क्या है कि उसकी काबिलियत पहचानो और उसके मुताबिक उसको मार्गदर्शन को। जी। तो ये तो बहुत ही आंखें खोल देने वाली बात है कि हमारी जो मेंटल कैपेसिटीज़ हैं, जो 5 मेंटल कैपेसिटीज़ हैं, उसमें से हमारी हो सकता है सारी इतनी स्ट्रांग ना हो, 1 या 2 बहुत स्ट्रांग होंगी, बाकी थोड़ी सी वीक हो सकती हैं या बाकी थोड़ी कम डोमिनेंट हो सकती हैं। तो यदि कम्युनिकेटिव फैकल्टी अच्छी है तो आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं, और यदि आप सेंशियंट हैं तो आप क्रिएटिव पर्सन बन सकते हैं। तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें कि यदि वो खेल कूद में अच्छा है तो मुझे भी खेल कूद में अच्छा होना है, यदि वो बहुत अच्छा पढ़ लेता है, वो फर्स्ट आता है, अव्वल नंबर अपनी क्लास में आता है, तो मुझे भी उससे compete करना है। तो ये आपके अंदर गलत भावनाओं को जगाएगा, आप में फ्रस्ट्रेशन होगी, आप में जेलेसी होगी, आप में एक तरह का स्ट्रेस भी आ सकता है, आप डिप्रेस भी हो सकते हैं ये सोचकर कि अरे मैं तो ये कर नहीं पा रहा हूँ, या फिर आप अपने बच्चों को कंपेयर करने लगते हैं तो उससे और तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो आप इस बात को समझिए कि आप या आपके आसपास के लोग कौन सी मेंटल कैपेसिटीज़ को डोमिनेट कर रहे हैं, उनको वैसे इनकरेज कीजिए, उनको वैसे आगे बढ़ने में मदद कीजिए ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल को जी सकें और खुश रह सकें, और आप भी उसमें खुश रहेंगे क्योंकि आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके साथ जेलस फील नहीं कर रहे हैं। जो कुदरत ने आपको मेंटल कैपेसिटीज़ दी हैं उनको रिस्पेक्ट कीजिए, उनका बेस्ट वर्जन लेकर आइए और किसी से कंपेयर ना कीजिए, बिकॉज यू आर यूनिक एंड योर कैपेसिटीज़ आर यूनिक। तो सर ये जो 5 मेंटल कैपेसिटीज़ हैं, क्या इनका भी आगे क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है? अच्छा, सब टाइप्स है जी। उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन एक अहम जो मुद्दा है वो मैं शेयर करता हूँ कि ये जो कार्य पद्धति है वो सबकी अलग अलग होती है। अच्छा। ये 3 कार्य पद्धति है, मोडालिटीज़ है। अच्छा। अक्यूट, इंसिडियस और पीरियोडिक।
एक्यूट, इंसीडियस एंड पीरियोडिक। ओके। तो अक्यूट माने क्या कि वो फटाफट काम करेगा और फटाफट निपटा देगा। ओके। तब तक अगर नहीं निपटा तो छूट जाएगा। अच्छा। इंसीडियस को वार्म अप होने में टाइम लगता है। अच्छा। फटाफट नहीं करेगा, लेकिन वो डटा रहेगा, वो करता ही रहेगा। अच्छा। और कभी कभी बिन जरूरत का आगे बढ़ाता रहेगा। अच्छा। और जो पीरियोडिक है दोनों के बीच में है, वो करेगा लेकिन ब्रेक, बीच में उसको ब्रेक चाहिए। अच्छा। फिर वापस उसको रिज्यूम करेगा। जो अक्यूट है वो रिज्यूम नहीं करेगा, वो दूसरी एक्टिविटी ले लेगा। ओके। ओके। तो जैसे जो कम्युनिकेटिव फैकल्टी है उसमें जो अक्यूट है वो इतना फास्ट बोलेगा कि आपको पकड़ में नहीं आएगा ये क्या बोल रहा है। ओके। हाँ, ऐसे लोग मिलते हैं हमारे जीवन में कि जो तेज तेज बोल जाते हैं। तेज तेज बोलते। इंसीडियस है, इतना स्लो बोलेगा कि आपको नींद आ जाएगी। ओके। और जो पीरियोडिक है अमुक समय बोलेगा, ब्रेक लेगा, वापस बोलेगा, वापस ब्रेक लेगा। ओके, ठीक बात है। इसी तरह रिटेंटिव फैकल्टी में अमुक विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो चोटी बांध के बैठ जाते हैं और घंटों तक पढ़ते हैं। इसको कहते हैं मास प्रैक्टिस। ओके। अमुक विद्यार्थी ऐसे हैं, थोड़ा पढ़ेंगे, ब्रेक लेंगे, वापस पढ़ेंगे, वापस ब्रेक लेंगे। ये है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। और अमुक विद्यार्थी ऐसे हैं जो पूरा साल नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में 2-3 महीने में पूरा पोर्शन कवर कर देंगे। अक्यूट मोडालिटी। राइट। तो अब इसमें से बढ़िया कौन सी है? सभी बढ़िया है। मैं आपकी बात सुनते सुनते यही सोच रही थी कि हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे वो सारी रात बैठ के पढ़ता है तो मुझे भी सारी रात बैठकर पढ़ना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि आपका स्वभाव, आपकी मेंटल कैपेसिटीज़ वैसी नहीं है तो आप सेम काम नहीं कर सकते। तो बार बार यही बात निकल कर आती है, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीबडी, बिकॉज आप बहुत डिफरेंट हैं। आप जैसे हैं वैसा एक्सेप्ट कीजिए, अपने स्वभाव को नियंत्रण में रखिए, लेकिन उसको ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आप सबके साथ सबके जैसे नहीं हो सकते। ये कभी ना सोचें कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आप वो कीजिए जो आप बेस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ सो मच ऑफ नॉलेज। मैं रिपीट कर देती हूँ कि 3 तरह के फिजिकल बॉडीज़ हैं हमारे पास, वात प्रकृति, कफ प्रकृति और पित्त प्रकृति। और 5 तरह की मेंटल कैपेसिटीज़ हैं, कम्युनिकेटिव, रिटेंटिव, रैशनल, सेंशिएंट और कॉग्निटिव। तो ये 5 तरह की ये है, और उसकी भी आगे 3 मोडेलिटीज़ हैं। वो 3 क्या है? एक्यूट, इंसीडियस और पीरियोडिक। आप इस एपिसोड को बार बार देखिए, क्योंकि इससे आपको अपने विषय में और अपने आसपास घर के लोगों के विषय में इतना कुछ पता चलेगा कि आपके संबंध और मधुर होंगे यदि आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, क्योंकि आप उनको भी समझ पाएंगे और अपने आप को भी समझ पाएंगे। ऑल द बेस्ट। अगले एपिसोड में हम पर्सनैलिटीज़ की बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ क्या हैं। उससे हमारा अपने आप को समझने का जो तरीका है वो और गहरा हो जाएगा। अपने और अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध को मधुर बनाने के लिए खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम पर्सनैलिटीज़ की बात करेंगे। ऑल द बेस्ट। सी यू सून।